क्वेश्चन नंबर 1 देखो, फॉलोइंग आर दी बैरियर्स इन इंक्लूसिव एजुकेशन। हो ये शाम वाली क्लास का कलर चेंज करते हैं। भाई कौन सा एक रुकावट नहीं है, क्योंकि एक्सेप्ट लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत होगी। ठीक, कौन सा एक बैरियर नहीं है, या किसको छोड़ करके, अगर हम किसी एक चीज को छोड़ दें तो बैरियर्स हैं बाकी। एजुकेशनल पॉलिसीज, सोशल डिस्क्रिमिनेशन, समाज डिस्क्रिमिनेट करता है उन लोगों के साथ जिनको किसी भी तरह की कोई दिव्यांगता होती है, कोई एक उनको चाहे चलने में प्रॉब्लम है, तो मैंने कल आपको बताया भी था, लोग आपस में ही मजाक उड़ाते हैं, अरे वो जिसका हाथ खराब है, या इस तरह की चीजें। मतलब ये बहुत ही गलत बात है। तो समाज डिस्क्रिमिनेट करता है, और ये रुकावट है कि वो लोग सही से एजुकेशन नहीं ले पाते, उनमें इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भर जाता है। ठीक, तो ये गलत है, या उनको मौका ही नहीं मिल पाता, कहें तो अवसर ही नहीं मिल पाते। लैक ऑफ ट्रेन्ड टीचर्स, ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि ट्रेन्ड टीचर्स ही नहीं है हमारे पास जो इतनी चैलेंजिंग जॉब को ले सकें जिसमें हर तरह का बच्चा पढ़ पाए। लैक ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज, ये भी एक बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है हमारे पास वो स्कूल्स ही नहीं है जहां चीजें क्या हो, ठीक ठाक हो, जहां एक बच्चा है जिसको रैंप से आना है, अगर व्हील चेयर है तो वो रैंप अवेलेबल नहीं है, कोई रिसोर्स रूम नहीं है स्कूल में, टीचर्स ट्रेंड नहीं है, तो ये सब चीजें जो है वो दिक्कत ही देती हैं। लेकिन एक चीज है जो बेहतर है, एजुकेशनल पॉलिसीज हमेशा इस चीज के विरुद्ध ना होकर के पक्ष में रही हैं। एजुकेशनल पॉलिसीज ऑन पेपर तो ऐसी ही बनती हैं जिससे इंक्लूसिव एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है जी, बात इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच एज इज अप्रोप्रिएट फॉर प्राइमरी स्कूल एज पर इंडियन स्कूल करिकुलम। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, इसमें आप लोग ज्यादातर लोग गलत आंसर करने वाले हैं, और बात हुई है, सिंपल क्वेश्चन है, भारतीय स्कूली पाठ्यचर्या के अनुसार किस उम्र के बच्चों को आप प्राथमिक विद्यालय की उम्र में पाएंगे? 6 से 9, 3 से 5, 6 से 10 या 5 से 8? आंसर कीजिए। बहुत सारे गलत जवाब यहाँ आएंगे और उनको हम कोई भी रिवॉर्ड नहीं दे पाएंगे। बताइए एक बार, 1 रुपए का क्वेश्चन है ये, इनाम है 1 रुपी वाला। जो इसका सही जवाब देगा उसको, तुक्के में नहीं, जिसके पास एक्सप्लेनेशन भी होगा उसको हम कहेंगे। सब अपनी मर्जी से अलग अलग आंसर कर रहे हैं। इसका आंसर है 6 to 9 ईयर्स, है ना। इसको ऐसे डिवाइड किया हुआ है इन लोगों ने, एग्जैक्ट तो मेरे को याद नहीं है, बट जो याद है उसके हिसाब से बताती हूँ। फाउंडेशनल पीरियड, फिर प्राइमरी पीरियड, और प्राइमरी स्टेज कह देते हैं, और फिर प्रेपरेटरी स्टेज, जिसमें 8 से 9 डालते हैं लोग। 7 से 8 साल के बच्चे को प्राइमरी, और 5 से 6 या 5 से 7 या 6 से 7 के बीच में फाउंडेशनल में होगा बच्चा। तो 6 से 9 ये एक स्ट्रक्चर है जो आपके दिमाग में सेट होना चाहिए, कि जो हमारा इंडियन स्कूल करिकुलम का जो सिस्टम है, जो कि अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आएगी तो बदलेगा। अभी आप इसको ऐसे ही समझेंगे। फाउंडेशनल पीरियड है 6 से 7 वर्ष की अवस्था। ये प्राइमरी एजुकेशन को इन्होंने डिवाइड कर दिया एक तरह से। फाउंडेशनल पीरियड क्या है? 6 से 7 वर्ष। फिर प्राइमरी स्टेज इसमें 7 से 8 वर्ष। प्रेपरेटरी स्टेज है 8 से 9 वर्ष। इसको लिख लीजिएगा कहीं नोट्स बनाते समय, ये आपको काम आएगा। बोर्ड बिल्कुल भी ब्लर नहीं है, आप अपनी क्वालिटी सुधार लीजिए फोन की, ठीक है। अरे धन्यवाद एवरी एवर, बहुत बढ़िया, रीड के लिए बिल्कुल हेल्पफुल रहेगी। देखिए, तो एफपीपी से भी आप इसको याद रख सकते हैं। एफपीपी बोले तो फाउंडेशनल पीरियड, प्राइमरी स्टेज और प्रेपरेटरी स्टेज। एज लिख लीजिएगा। 6 से 10 इसका आंसर नहीं होगा, ऑफिशियल भी और लॉजिकल भी, ठीक है जी। ये जिस सेंस में पूछा गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर यही सही है। भरतपुर से प्रणाम जी, बहुत बढ़िया, प्रणाम विकास ठाकुर, आएंगे कभी भरतपुर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट इज करिकुलम, यानी करिकुलम क्या है। हैप्पी बर्थडे मोनिका शेरॉन। देखिए, व्हाट इज करिकुलम यानी पाठ्यचर्या क्या है। कल मैंने डिस्कस किया था पाठ्यचर्या क्या है। जितनी भी एक्टिविटीज हैं, जो भी चीजें हैं स्कूल में, हर चीज करिकुलम का ही हिस्सा है, चाहे वो सिलेबस हो। ये पाठ्यचर्या होगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन। पाठ्यक्रम तो सिलेबस को कहते हैं, तो हिंदी वाले इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। पेपर में ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ गलती लिखा आ जाए। आजकल अगर आप लेटेस्ट D2+ के पेपर उठाएंगे, गूगल ट्रांसलेशन जैसा नजर आता है, वो है कि नहीं ये तो नहीं पता होगा। तो आपको इंग्लिश की साइड जरूर पढ़ना है अगर आपको क्वेश्चन सही से पढ़ना है, क्योंकि अगर गलती होती है ना हिंदी की साइड,
जो हिंदी वाला ट्रांसलेशन है उसमें गलती होगी तब भी वो इंग्लिश को ही फाइनल मानेंगे ऑफिशियल पेपर के अंदर। ठीक है जी, तो देखिए एक बार, बहुत ही बढ़िया, सी ऑप्शन कह रहे हैं कई लोग। करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर, सिर्फ करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, ऑलमोस्ट सारी चीजें जिसमें कोर्स भी है, ऑब्जेक्टिव भी है, मेथड भी है, एवेल्यूएशन भी है, बट इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास है कंटेंट, कि भाई क्या क्या पढ़ाया जाना है, किस स्टेज के लिए क्या ठीक रहेगा, किस क्लास के लिए किस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या होगा, कोर्स क्या डिसाइड करेंगे आप, प्रोग्राम पूरा जिसमें एक्टिविटीज इन्वॉल्व हैं, बच्चे को अनुभव क्या क्या देने हैं, एक्टिविटीज ऑब्वियसली है ही, रिलेशनशिप्स, स्किल्स, बिहेवियर, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ। इवन जो बच्चा है वो इनडायरेक्टली क्या सीखेगा स्कूल से और डायरेक्टली क्या सीखेगा ये भी करिकुलम का हिस्सा है। जो इनडायरेक्टली सीखने वाली चीजें उनको क्या कहते हैं, हिडन करिकुलम कहते हैं, उनको हिडन करिकुलम कहते हैं। हिडन करिकुलम में क्या होता है, कुछ वैल्यूज ऐसी होती हैं जो आप अपने स्कूल से सिलेबस में नहीं लिखी होती बट आप सीख जाते हैं। जैसे वो भोजन मंत्र वाला एग्जांपल मैं बहुत बार देती हूँ कि भोजन मंत्र कराया जाता था स्कूल में, उसका इनडायरेक्ट मतलब क्या है कि वैल्यू फूड, मतलब ब्लेस्ड फील कीजिए, ग्रेटिट्यूड फील कीजिए यदि आपको खाना मिल रहा है, तो ये इनडायरेक्ट वैल्यू हो गई, है ना। अगर आपके स्कूल का प्रिंसिपल टीचर्स को रिस्पेक्ट करते हैं तो ये आपके अंदर स्वाभाविक रूप से आ जाएगा, हिडन करिकुलम का हिस्सा बन जाएगा कि हमारे प्रिंसिपल टीचर्स को भी जी कह के बोलते थे, बेशक वो उनसे छोटी पोस्ट पे थे। लेकिन अगर कोई प्रिंसिपल या शिक्षा मंत्री बदतमीजी से बात करे और आपके सामने वो वीडियो आए तो इनडायरेक्टली बच्चे के दिमाग में यही जाएगा कि ये मुझसे बड़ा है, इसके ऊपर भी कोई और है, वो इसको गाली देगा। ठीक है, तो करिकुलम में ऑलमोस्ट सारी चीजें आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड इवन लर्निंग स्टाइल्स आर ऑल नोटेबल फैक्टर्स ऑफ डैश इन स्कूल्स। यानी कि जो धर्म है, लिंग है, आर्थिक जो पृष्ठभूमि है और इवन अधिगम की जो स्टाइल्स हैं, कोई विजुअली देख करके सीखता है, कोई सुन के ज्यादा अच्छा सीखेगा, कोई करके सीखेगा, ये किस चीज के फैक्टर के अंदर आएगा। मैं बहुत ही अच्छी हूं, कोई पूछ रहा है मैं कैसी हूं, है ना। चलो देखो एक बार, टेलीग्राम कल से स्टार्ट हो जाएगा। आज बहुत ही कम से कम भी 5-6 चक्कर लग गए मेरे। वो जो सिम था ना चैनल वाला, जो टेलीग्राम नंबर है जो, वो बंद हो गया था क्योंकि 2019 के लास्ट से यूज नहीं किया था और उसको निकलवाना अपने आप में महायुद्ध था और मेरे सिवा कोई और जा भी नहीं सकता था क्योंकि वो मेरी आईडी पे था। तो कम से कम 5-6 चक्कर लग गए, मेल वेल करा के पता नहीं क्या क्या करके, जब बड़ी मुश्किल से निकला है वो। तो अब कल से टेलीग्राम आपका शुरू हो जाएगा। खैर, रिलीजन, जेंडर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड एंड इवन लर्निंग स्टाइल्स आर ऑल नोटेबल फैक्टर्स ऑफ डाइवर्सिटी इन स्कूल। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है, विविधता। विविधता मतलब अलग अलग प्रकार के डिफरेंसेस मौजूद हैं, चाहे वो जेंडर के बेसिस पे हो, हर मतलब दोनों जेंडर हैं, रिलीजन हर धर्म के बच्चे हैं, अलग अलग इकोनॉमिक पृष्ठभूमि वाले बच्चे हैं और लर्निंग स्टाइल्स भी अलग अलग हैं। मतलब डाइवर्सिटी का उदाहरण, डाइवर्सिटी क्या है, विविधता। बोला जाता है ना यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब एक साथ एक छत के नीचे अलग अलग तरह के बच्चे सीखते हैं। घर में भी इवन आप देखते हैं कि आपस में बहन भाइयों में, माँ बाप में, सब में क्या है, डिफरेंसेस पाए जाते हैं, डाइवर्सिटी है। और इंडिया को तो कहा जाता है विविधताओं का देश भारत। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस लर्निंग इज दैट दिस टीचिंग अकर्स वेयर। मतलब डिस्टेंस लर्निंग आप समझते हैं, दूरस्थ शिक्षा, घर बैठ करके भी आप सीख सकते हैं। पर्सनैलिटी क्यों नहीं, अरे यार कैसी बातें कर रहे हो, मतलब ऐसा डाउट है आपका, है? आंसू आ गए मेरे, अभी डिस्कस करूंगी, बताती हूँ क्यों नहीं। चलो आ जाओ आ जाओ, बेटर ऑप्शन की तरफ जाओगे ना। सीडीपी में तो पॉसिबल है कि चारों ऑप्शन सही हो, बट जो बेस्ट होगा उसी के साथ जाओगे कि नहीं। खैर अभी समझेंगे। डिस्टेंस लर्निंग के सबसे महत्वपूर्ण विशेषता बताइए। द स्टूडेंट्स टेक चार्ज ऑफ देयर ओन लर्निंग। हाँ ठीक बात है, क्योंकि डिस्टेंस लर्निंग जैसे ओपन स्कूलिंग से आप सीख रहे हैं, कई बार आप ऑनलाइन से भी सीख रहे हैं, ठीक। द टीचर एंड स्टूडेंट्स आर एट अ डिस्टेंस। हाँ कह सकते हैं। द टीचर गाइड्स स्टूडेंट्स यूजिंग मीडिया। मे बी द टीचर एंड द स्टूडेंट आर सेपरेट टाइम एंड स्पेस, आर इन सेपरेट एंड स्पेस। मतलब जो शिक्षक और बच्चे हैं या शिक्षक और छात्र हैं वो अलग अलग टाइम एंड स्पेस में और तब भी सीखा जा रहा है। कोई कुछ ऐसे बच्चे होते हैं डिस्टेंस एजुकेशन में जो अपना कहीं और कुछ नौकरी कर रहे हैं और वो पढ़ भी रहे हैं, बिल्कुल।
जो बेस्ट इसका ऑप्शन होगा वो डी होगा। बाकी चारों ही सही है, तीनों ही सही है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा है अगर आपने पढ़ा हो तो। सबसे महत्वपूर्ण वही है कि जो लोग रेगुलर एजुकेशन में काम नहीं कर सकते, नहीं वो आ सकते, वो भी अटेंड कर सकते हैं। टाइम एंड स्पेस में अलग अलग हो तब भी अटेंड कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं। पहले तो किसी का लास्ट क्वेश्चन में ही डाउट था, बताओ ऐसे ऐसे क्वेश्चन में तो डाउट आ रहे हैं आजकल आपके। रिलीजन यानी धर्म, लिंग, आर्थिक पृष्ठभूमि एंड इवन लर्निंग स्टाइल्स। पर्सनैलिटी में रिलीजन या फिर अगर स्पेशली इकोनॉमिक पृष्ठभूमि पर्सनैलिटी का हिस्सा नहीं होती, ठीक है। तो ये आर नोटेबल फैक्टर्स ऑफ डैश इन स्कूल्स, पर्सनैलिटी इन स्कूल, डाइवर्सिटी इन स्कूल। वो सारे अपने आप में पर्सनैलिटी है और उन अलग अलग पर्सनैलिटीज से डाइवर्सिटी क्रिएट होती है, एक विविधता क्रिएट होती है स्कूल के अंदर। पर्सनैलिटी क्रिएट नहीं होती, उन पर्सनैलिटीज से विविधता क्रिएट होती है, ठीक। तो ये जो है पर्सनैलिटी एक इंक्लूसिव ऑप्शन नहीं है कि पर्सनैलिटी इसी में समाहित हो जाएगा और वो ऑप्शन बेटर है जो बाकियों से बेहतर हो, बाकियों को अपने अंदर समाहित कर ले। कल्चर में भी क्या पाई जाएगी, डाइवर्सिटी। तो आपको विशेषता देखनी, नहीं तो कल्चर भी सही है, एनवायरमेंट भी सही है, पर्सनैलिटी भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव तो कोई भी नहीं है ना। क्लियर बात ना। आगे बढ़ जाएं। कोई बात नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ यार, ऐसे किसी को कुछ कहो मत, हो सकता है डाउट आ सकता है, मैं तो मजाक कर रही थी, है ना। इट्स ओके आप 4 बार भी पूछेंगे तो बता दिया जाएगा, बट ऐसा लगता है कि आप आजकल प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा डाउट आएगा तो अगेन ये मैथ्स नहीं है कि सिर्फ एक आंसर सही होगा, यहाँ चारों भी सही हो सकते हैं। बिल्कुल मिलेंगे राहुल गौतम। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 6 इज NCF was initiated by setting up National Steering Committee और नेशनल फोकस ग्रुप्स। 21 नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए थे एनसीएफ के तहत। और अगर आप आज भी एनसीएफ के तहत जो ये नेशनल फोकस ग्रुप्स बनाए गए थे, इनके कुछ 21 पोजीशन पेपर हैं, अगर आप पढ़ना चाहें तो आपको हेल्प करेंगे वो टीचिंग एग्जाम्स में, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो जब बात हुई एनसीएफ को इनिशिएट करने की, तो एक नेशनल स्टीयरिंग कमेटी बनाई गई जिसके हेड कौन थे, प्रोफेसर यशपाल थे, जो कि अभी तो नहीं है दुनिया में, प्रोफेसर यशपाल, ठीक, इस कमेटी के हेड थे। और ये कमेटी बनाई किसके लिए गई थी, एनसीएफ के लिए। एनसीएफ क्या है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एक फ्रेमवर्क बनाया जाए पूरे राष्ट्र के लिए जिसमें बच्चे के हित में बातें हो, ठीक। 2005 लेटेस्ट आया था। पहला है करिकुलम चेंजेस, एडमिशन पॉलिसीज एंड नेशनल इंटीग्रेशन। ये थीम था उनका, जो आपके फोकस ग्रुप के पेपर्स थे। करिकुलर एरियाज, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स एंड नेशनल कंसर्न्स, करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन, करिकुलम रिफॉर्म्स, ऑनगोइंग प्रैक्टिसेस एंड इनोवेशंस। कोशिश करो आंसर करने की, कोशिश करो आंसर करने की। थोड़ा साफ सुथरा सुंदर सा आंसर कोई दिख रहा हो तो बताओ। बी ऑप्शन दे रहे हैं ज्यादातर लोग। बिल्कुल सही बात है। करिकुलर एरियाज, कहाँ कहाँ किस किस क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स लाए जाएं, ये आपने पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं इसकी गाइडलाइंस में, और नेशनल कंसर्न्स क्या है हमारे देश में, तभी वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी इंप्लीमेंट करने की बात करते हैं, मल्टी लिंगुअल जो आपकी अप्रोच है उसको अपनाने की बात करते हैं, बहुभाषिता की, कि हर भाषा बोलने वाला बच्चा है क्लास में, तभी वो बात करते हैं किसकी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन की या इंटीग्रेटेड टीचिंग की, किस सब्जेक्ट्स को यूज करके सारे सब्जेक्ट्स या जो भी सब्जेक्ट्स में कॉमन चीजें उनको एक साथ करके पढ़ाओ, ठीक है जी। तो बी ऑप्शन बेटर है, बेस्ट है बाकी सबसे। करिकुलम डेवलपमेंट, असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन तो बिल्कुल भी, ये दोनों तो बिल्कुल भी मेन मुद्दा नहीं थे इसका। सबसे ज्यादा जो मेन मुद्दा है वो है सिस्टमैटिक रिफॉर्म्स के। बच्चे परेशान हो रहे हैं, उनको कुछ अच्छा उनकी लाइफ से जुड़ा हुआ मिले, पर्टिकुलर एरियाज में जहां जरूरत है रिफॉर्म की वहां हो, और नेशनल कंसर्न क्या है उनके प्रति। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको मैं और आप बना नहीं सकते। ये जिन्होंने एनसीएफ और ये नेशनल फोकस ग्रुप का कुछ पढ़ा है उनको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए एक बार। क्वेश्चन नंबर 7 says, देखिए एक बार, which of the following statements is not true in case of adult education। यानी वयस्क शिक्षा के बारे में, अडल्ट एजुकेशन की कल हमने बात की थी, वो मैंने आपको दिया और बात ही वाला एग्जांपल भी दिया था। मतलब वो बड़े लोग जो अडल्ट बन चुके हैं, अडल्ट आप जानते हैं 18-20 साल से ऊपर के ही होंगे, उनको एजुकेशन दी जा रही है, उसके बारे में कौन सी एक बात सही नहीं है। नहीं भरा उषा,
क्या ही करना है यार, बहुत अच्छी जिंदगी चल रही है। अब तो घर में भी जवाब दिया जा सकता है ना कि नहीं करनी। अब तो उनको वो पहले ही हो गया है, जब अपॉर्चुनिटी ही छोड़ दी जॉब लेने की कि चाहिए ही नहीं, सामने से मना कर दिया, तो अब तो प्रेशर नहीं है, फाइनली आई एम फ्री। नहीं तो ज्यादा मजे मजे कर लिए थे। देखो एक बार, देखो एक बार, डी प्लस बी का कोई फॉर्म नहीं भरा। आंसर कीजिए, फटाफट आंसर कीजिए। अगर कौन सी एक बात सही नहीं है अडल्ट एजुकेशन के बारे में, तो ए ऑप्शन है इट रिक्वायर्स लर्नर्स रेडी टू लर्न एंड प्राइम टू लर्न व्हाट दे नीड टू नो। ठीक है भाई, जो लोग जब सीखना चाहते हैं उसके लिए आ रहे हैं। इट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड रेदर देन प्रॉब्लम सेंटर्ड। देखो ये तो वोकेशनल लर्निंग या ऐसी चीजों के लिए होता है, ये फॉर्मल डिग्री के लिए नहीं है, ये उनकी रियल लाइफ में काम आ जाए इसलिए है, यानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। सब्जेक्ट सेंटर्ड नहीं होता कि आपको ए से लेके पहली क्लास से 6th क्लास तक पूरा पढ़ाना है, जो काम आएगा वो पढ़ाना है अडल्ट एजुकेशन में। तो ये बेटर है। फिर भी बाकी के दो ऑप्शन चेक कर लेंगे। इट इज मोर सेल्फ डायरेक्टेड एंड रिक्वायर्स लेस गाइडेंस। हाँ, क्योंकि वो व्यक्ति जो अडल्ट है उसको थोड़ा थोड़ा आपने गाइड किया है, अब वो सेल्फ डायरेक्ट करेगा, उसको कहाँ कैसे जरूरत है, उसने क्या सीखा है, वो खुद भी लर्निंग बाय डूइंग कर सकता है। इट नीड्स इंटरनल मोटिवेशन। ऑब्वियसली एक एज के बाद शुरू से पढ़ना इज अ डिफिकल्ट टास्क अगर हम माने तो सिर्फ बी ऑप्शन सही है। इट इज सब्जेक्ट सेंटर्ड रेदर देन प्रॉब्लम सेंटर्ड। ये बात गलत है, क्योंकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ना कि सब्जेक्ट रटवाने के लिए। और इन्होंने ये कह दिया और हमसे ऊपर पूछा है सही क्या नहीं है, तो सिर्फ बी ऑप्शन ही सही नहीं है। और सही नहीं है इसीलिए सही है क्योंकि पूछा ही वो है जो सही नहीं है ना। ये रिडल बन गया अपने आप में। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू एसिमुलेट नॉलेज एंड मेक मीनिंग ऑफ देम। फ्रॉम दिस पर्सपेक्टिव व्हाट इज द रोल ऑफ अ टीचर। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, सबके नंबर पूरे पूरे आने चाहिए। चिल्ड्रन हैव द पोटेंशियल टू एसिमुलेट नॉलेज, यानी आत्मसात कर सकें ज्ञान को और अपना एक मीनिंग निकाल सकें, आत्मसात करके अपना एक मीनिंग निकाल सकें। रचनावादी पर्सपेक्टिव है, कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच है, जिसमें बच्चा कुछ खुद से करके नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इस पर्सपेक्टिव से टीचर का रोल क्या होगा, शिक्षक का रोल क्या होगा, तो आपको पता है एनसीएफपी कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्टिविस्ट एक अप्रोच है, यानी एक स्कूल है जो कहता है कि बच्चा ज्ञान का निर्माण स्वयं कर सकता है, आपको जस्ट माहौल देने की जरूरत है, एक्टिविटी कराने की जरूरत है। और कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग, रचनावाद के अकॉर्डिंग, टीचर का जो रोल है वो एक डिक्टेटर का ना होकर के, रचनावाद में टीचर का जो रोल होता है वो होता है फैसिलिटेटर का। मतलब आप सिर्फ सुविधा दाता हैं, सीख तो बच्चा अपने आप लेगा, आप तो सिर्फ सुविधाएं प्रदान कीजिए, स्टेज सेटर हैं आप तो, है ना, सुविधा दाता हैं, आप गाइड कीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको उसको उंगली पकड़ के चलना भी सिखाना है, बैसाखियां नहीं देनी, खुद से चलने देना है। ठीक, तो आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, फैसिलिटेटर यानी सुविधा दाता। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, सुरेश आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6, ये वो 5 स्टार का जो ऐड आता था ना, सुरेश रमेश, वो वाला सुरेश नहीं है, नॉर्मल सुरेश है ये। सुरेश आ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 लर्न्स बाय डूइंग, यानी करके सीखता है एक्टिविटी, एंड फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू फॉलो व्हेन द टीचर इज ओनली एक्सप्लेनिंग। मतलब वो जब खुद करता है चीजों को तो जल्दी से सीख जाता है, लेकिन उसे मुश्किल होती है जब वो टीचर के द्वारा एक्सप्लेनेशन सुनता है। मतलब जब वो खुद करे एक्टिविटी तो तुरंत समझ में आ जाता है, लेकिन जब टीचर सिर्फ क्या करे, एक्सप्लेन कर दे, तो उसको ढंग से समझ में नहीं आता। व्हाट टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी द टीचर हैज टू यूज इन हर मिक्स्ड क्लास। यानी ऐसे बच्चे हैं उसकी क्लास में शिक्षक की, जो बच्चे हैं, कुछ बच्चे जिनको सिर्फ करके समझ में आता है, सिर्फ एक्सप्लेनेशन से समझ नहीं आता। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको देख के समझ आता होगा, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको सुन के समझ आता होगा। दैट मीन्स अलग अलग लर्निंग स्टाइल वाले बच्चे हैं क्लासरूम के अंदर। मिक्स्ड क्लास का मतलब ये है अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स वाले बच्चे हैं। 3 मेनली लर्निंग स्टाइल होती हैं, आपको ये पता भी होना चाहिए। विजुअल, जिनको देख के जल्दी से समझ में आता है, ऑडिटरी, जो सुन करके सीखते हैं यानी एक्सप्लेनेशन वगैरह से, और काइंस्थेटिक यानी जिनको एक्टिविटी करके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आता है। मोर देन 60% विजुअल होते हैं, कुछ 30% के आसपास आई थिंक इसमें 30 या 35% ऑडिटरी, और 5-7% आपके काइंस्थेटिक वाले होते हैं। ठीक, तो हम कौन से मेथड का इस्तेमाल करें मिक्स्ड क्लास में, ये हमने सीटेट में भी समझा है, यदि आपने ठीक से पढ़ा होगा तो, कि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज कीजिए, यानी विभेदी अनुदेशन का यूज कीजिए, जिसमें आप डिफरेंट मेथड्स, डिफरेंट वेज का यूज कर रहे हैं बच्चे को सिखाने के लिए।
डिफरेंशिएटेड मेथड, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन भी बोला जाता है इसे, ठीक है। प्ले वे क्यों करोगे, और भी तो बच्चे हैं, मिक्स्ड क्लास की बात हो रही है, ये तो सिर्फ एक बच्चे का एग्जाम्पल है, इस बच्चे के बारे में नहीं पूछा गया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। ये एक एग्जाम्पल देके बताया गया है कि एक बच्चा है क्लास 6 का सुरेश, जिसको दिक्कत होती है जब टीचर एक्सप्लेन करता है, बट वो करके जल्दी सीख लेता है। अब ऐसी स्थिति में टीचर को अपने मिक्स्ड क्लासरूम में कौन सा मेथड अपनाना चाहिए। मिक्स्ड क्लासरूम का मतलब है सुरेश जैसे और भी बच्चे होंगे जिनको सुन के एक्सप्लेन करके अच्छा समझ आ रहा होगा बट करके नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो उस केस में डिफरेंशिएटेड मेथड या डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का सहारा लेना चाहिए, जहां मल्टीपल वेज, डिफरेंट वेज यूज कर सके टीचर। डिफरेंशिएटेड का मतलब ये नहीं बच्चों में विभेद करना है, मेथड अलग अलग यूज करने बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन का एक बहुत पॉजिटिव मेथड है डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन, विभेदी अनुदेशन, बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग इंस्ट्रक्शन देना, वो मेथड्स चूज करना जो बच्चे के लिए बेहतर हो। समझ गए बात। ब्लूम टैक्सोनॉमी का नेक्स्ट लेक्चर करा देंगे इस वीक या नेक्स्ट वीक, कुछ अच्छा होगा। स्टूडेंट्स विल डेवलप देयर ओन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, विच मेथड डज दिस एग्जाम्पल फॉलो। यानी बच्चे जो हैं वो अपने खुद के संप्रत्यय बनाएंगे मैथ्स में, यानी वो खुद नॉलेज का निर्माण करेंगे। ये एग्जाम्पल किस मेथड को फॉलो करता है, फटाफट से आंसर दीजिए, तभी जाकर के हम बढ़ेंगे आगे। एक तो ये लोग क्लास के बीच में जो मैसेज करते हैं ना, मन करता है ये फोन कहीं रख के आ जाया करूं, यही करूंगी, बट कई बार इंपॉर्टेंट हो जाता है, मम्मी का फोन आ जाए। खैर कोई बात नहीं। देखो एक बार, दुश्मन दिखाई देते हैं वो लोग, टेक्स्ट मैसेज करते हैं, बताओ। देखो अगर हम बात करें इंडक्टिव मेथड की, देखो यहां ना आपने ध्यान दिया नहीं, ये किसी एग्जाम्पल की बात नहीं हुई है। कोई कह रहा है मुझे दे दो मैम, हाँ आपको दे देंगे। यहां कोई एग्जाम्पल की बात नहीं हुई है। स्टूडेंट्स विल डेवलप देयर ओन कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स, विच मेथड डज दिस एग्जाम्पल फॉलो। वो खुद के ही कॉन्सेप्ट्स बना देंगे, मतलब उनको अगर एक्टिविटी का मौका दिया जाए तो खुद के कॉन्सेप्ट्स डेवलप करेंगे। कोई एग्जाम्पल दिया है उससे कॉन्सेप्ट डेवलप करना है ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है। खुद के मेथड नहीं बना देते हो आप इंडक्टिव मेथड में, आप मेथड तक पहुंचते हो, बना नहीं देते हो, स्पेशली बच्चे के केस में। ये कंस्ट्रक्टिविस्ट मेथड है यहां, यानी रचनावादी पद्धति है कि आप नॉलेज को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, बच्चा नॉलेज को कंस्ट्रक्ट करता है। इंडक्टिव मेथड गलत नहीं था, बट इन्होंने भ्रमित किया है हमें ये क्वेश्चन पूछ करके, क्योंकि ये इशारा एक तरफ देखें तो इंडक्टिव की तरफ भी करता है, लेकिन ये नहीं पूछा कि एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट बनाएगा या कैसे बनाएगा। यहां बात हुई है मैथ्स के अलग अलग कॉन्सेप्ट डेवलप करेगा, मतलब उसके अपने अनुभव के आधार पे वो अपने संप्रत्यय बनाएगा। डिफरेंस है दो चीजों में, तो इसलिए आंसर बी ऑप्शन है और ऑफिशियल आंसर भी यही है, और हो भी सकता है ये भ्रमित करने के लिए ए ऑप्शन दिया हुआ है कि आप सेकंड पे जाएं ही ना। और कंस्ट्रक्टिविस्ट मना थोड़ी करेंगे इंडक्टिव मेथड को यूज करने के लिए, तो ब्रॉड ऑप्शन ये है, ब्रॉड जो है वो बेटर है।